अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस ऑन ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम कैलकुलस पढ़ने जा रहे हैं ओवर्ट एंटन की एक्सरसाइज 12.4 स्टार्ट करने से पहले इससे पिछली वीडियो में ही हमने टेंजेंट वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर के बारे में बेसिक पढ़ लिया था और एक जनरल इक्वेशन लेके उसको सॉल्व कर लिया था, जो टेंजेंट वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर क्या होते हैं। आज हम एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 12 तक हमें बोला जा रहा है फाइंड टेंजेंट वेक्टर एंड नॉर्मल वेक्टर। टेंजेंट वेक्टर को हम टी ऑफ टी से डिनोट करते हैं और नॉर्मल वेक्टर को एन ऑफ टी से डिनोट करते हैं। ओवर्ट एंटन की जो बुक है उसमें एक्सरसाइज 12.4 है और आप जो भी बुक लेते हैं उसमें हमारे पास तरीकेकार जो होगा वो यही होगा। सबसे पहले तो इस फंक्शन को एक नाम दे देते हैं। हम इसको हम नाम देंगे आर ऑफ टी का और इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1 आई प्लस टी जे, जबकि t की वैल्यू हमें गिवन है 1। अब हमने सबसे पहले मालूम करना है टेंजेंट वेक्टर। तो टेंजेंट वेक्टर मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला गिवन है r प्राइम ऑफ t डिवाइडेड बाय r प्राइम ऑफ t का मैग्नीट्यूड, जो कि हम इससे पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हम डायरेक्ट इस फार्मूला के मुताबिक वैल्यूज निकालेंगे। सबसे पहले हमने न्यूमरेटर सॉल्व करना है। तो न्यूमरेटर में हमें बोला जा रहा है जो r ऑफ t गिवन है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहा हूँ। r प्राइम ऑफ t हमने मालूम करना है। टी स्क्वायर माइनस 1 का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2ti और फिर प्लस यहाँ पर जब t का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 बचेगा तो सिर्फ j आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। इक्वेशन 1 का नाम क्यों दिया है इसका जब हम 2-3 स्टेप बाद आंसर निकालेंगे तो फिर मैं बताता हूँ क्यों हमने यहाँ पर नाम दिया था। फिलहाल यहाँ पर मॉड मालूम कर लेते हैं। r प्राइम ऑफ t जो हमारे पास आया है उसका मॉड मालूम करना है। मॉड मालूम करने से पहले देखा जाए तो सवाल में हमें एक इंफॉर्मेशन गिवन है t किसके बराबर है 1 के। अगर तो हम यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो वैल्यू पुट करने के बाद आंसर जब हम निकालेंगे तो हमारे पास मॉड निकालना आसान हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे t इज इक्वल टू 1 कर लेंगे। तो मतलब r प्राइम ऑफ 1 इज इक्वल टू 2i प्लस जे, ये हमारे पास आ जाएगा r प्राइम ऑफ 1। और इसके बाद अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। r प्राइम ऑफ t का मैग्नीट्यूड वो किस तरीके से निकलेगा, हमें पता है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अगर 3 कोऑर्डिनेट्स में तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर x के साथ जो कोएफिशिएंट गिवन है वो है 2, तो मतलब 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आंसर हमारे पास आ जाएगा √5। अब ये हमारे पास मॉड आ गया है। अब मॉड के बाद हमने लास्ट में क्या करना है टेंजेंट वेक्टर के फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पर देखा जाए तो हम ये वाली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं और ये वाली वैल्यू भी पुट कर सकते हैं r प्राइम ऑफ t की जगह। क्यों? क्योंकि r प्राइम ऑफ t हमने निकाला है और t की वैल्यू 1 हमें सवाल में ही बताई गई थी, तो हम डायरेक्ट ये वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो टेंजेंट वेक्टर बराबर आ जाएगा किसके 2/√5 i प्लस 1/√5 j। मैंने क्या किया, वैल्यू थी 2i प्लस j, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर क्या था √5, तो √5 को मैंने एक ही स्टेप में दोनों के नीचे ब्रेक कर दिया। ये हमारे पास आ गया टेंजेंट वेक्टर। अब हमने नेक्स्ट काम जो करना है वो n ऑफ t मालूम करना है, मतलब कि नॉर्मल वेक्टर मालूम करना है। तो नॉर्मल वेक्टर का मैं फार्मूला लिख लेता हूँ यहाँ पर जो हमें बुक में गिवन है। टेंजेंट वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है और फिर उस डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब टेंजेंट वेक्टर का जो हमने डेरिवेटिव निकालना है वो इस वाली वैल्यू का नहीं निकालना। यहाँ पर मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम इसलिए दिया था क्योंकि जब हम नॉर्मल वेक्टर निकालने जाएंगे और वहां पर जब हमने टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव लेना है तो टेंजेंट वेक्टर का डेरिवेटिव हम उस वैल्यू का लेंगे जो हमने वैल्यू पुट करने से पहले निकाली थी। मतलब कि यहाँ पर ये r प्राइम ऑफ t जो पहले वैल्यू आई थी जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया, इस वैल्यू का हम डेरिवेटिव निकालेंगे। तो मतलब t प्राइम ऑफ t निकालना है हमने किसका 2ti प्लस j का। तो 2t है तो t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, तो आंसर आएगा 2i और प्लस j जो है सिर्फ एक कांस्टेंट है तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू खत्म ही हो गई। अब अगर देखें फर्स्ट कर ले मैं ये वाली वैल्यू लेकर सॉल्व करता 2i प्लस j, वैल्यू है 2i प्लस j।
अगर मैं इस वैल्यू को लेकर डेरिवेटिव लेता तो ये वैल्यू भी जीरो हो जाती और ये वैल्यू भी जीरो हो जाती। सो इसलिए यहाँ पर हमने इस वाली वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर किया था और इस वैल्यू को लेकर हमने डेरिवेटिव लिया। अब इसके बाद इसका हमने मैग्नीट्यूड लेना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ टी प्राइम ऑफ टी आ जाएगा हमारे पास √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचेगी हमारे पास वैल्यू सिर्फ √2। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे। टेंजेंट वेक्टर यहाँ पर देखा जाए तो वैल्यू ये सिर्फ हमने ये 2ti प्लस जे लिया है, पर कंप्लीट टेंजेंट वेक्टर क्या है, जो इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करने के बाद आया, मतलब कि r प्राइम ऑफ टी को और r प्राइम ऑफ टी के मैग्नीट्यूड को। तो मतलब यहाँ पर जो हमारा डेरिवेटिव था वो सिर्फ 2 नहीं था, 2/√5t थी। मतलब कि वैल्यूज अगर देखी जाए तो वो इस तरीके की थी, t + 1/√5 जी। मतलब हमने क्या किया, पहले सवाल से वैल्यू निकाली, वैल्यू निकालने के बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालने के बाद पुट कर दी, जो हमें वैल्यू सवाल में बताई गई थी उसके मुताबिक वैल्यूज निकाल ली। और उसके बाद जब हम नॉर्मल वेक्टर मालूम करने लगे तो जिस वेरिएबल की जगह हमने वैल्यू पुट की थी, वो वेरिएबल जहां से हमने वैल्यू पुट नहीं की थी, स्टार्ट में जो आंसर आया था वही वाला आंसर लेकर हमने इसको सॉल्व किया और टेंजेंट वेक्टर निकाला। मतलब कि यहाँ पर हमारा आंसर आया है 2/√5 और साथ में आ जाएगा i। तो अब फॉर्मूले में वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं। तो वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर है, टेंजेंट वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर क्या आया, 2/√5, और यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी जो हमने लिया वो किसका लेना है, फिर 2/√5 का ही लेना है, 2/√5 का स्क्वायर, और आंसर आएगा 2/√5। तो ये ऊपर आ गया हमारे पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव वाली वैल्यू टी प्राइम ऑफ टी की, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आया, 2/√5। 2/√5 से 2/√5 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा सिर्फ i। ये हमारा नॉर्मल वेक्टर आ गया। मतलब हमने क्या किया, सबसे पहले सवाल को देखते हुए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद उस डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड लिया, मैग्नीट्यूड लेने के बाद इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप कर दी। वैल्यूज पुटअप करने के बाद अगर तो हमें सवाल में वेरिएबल की कोई वैल्यू गिवन है तो वो वैल्यू हम पुट कर देंगे वेरिएबल की जगह पर, और अगर नहीं गिवन है तो हम वहीं पर ही छोड़ देंगे। और फिर उसके बाद जो वैल्यू पुटअप करने से पहले जो हमारा आंसर आया था उस आंसर को लेकर टेंजेंट वेक्टर की मदद से नॉर्मल वेक्टर पे पहले टेंजेंट वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे और फिर उस डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड, और उसके बाद फिर आंसर निकालेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था जो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। एक एग्जांपल इसकी और सॉल्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 और 9 इन दोनों में फर्क क्या है, 5 हमने सॉल्व किया, 6, 7, 8 जो है वो तीनों जो है 2 कोऑर्डिनेट्स में, मतलब कि सिर्फ i और j में, तो वो सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 5 की तरह सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में फर्क क्या है, इसमें वैल्यू देखी जाए तो 3 कोऑर्डिनेट्स में गिवन है i, j, k, मतलब कि x, y, z तीनों प्लेन्स आ रहे हैं इसमें। तो ये एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं जिसमें 3 कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही हो। सबसे पहले हमने मालूम करना है टेंजेंट वेक्टर। तो टेंजेंट वेक्टर का फॉर्मूला हम अभी पढ़ चुके हैं, r प्राइम ऑफ t डिवाइडेड बाय r प्राइम ऑफ t का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर सबसे पहले r प्राइम ऑफ t मालूम कर लेंगे, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। 4 cos t i है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो आंसर आएगा -4 sin t i। इसके बाद यहाँ पे साइन का डेरिवेटिव cos, तो +4 cos t j, और यहाँ पर t है तो सिर्फ बच जाएगा +k। ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव के बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने से पहले हमारे पास 2 तरीके कार हैं, जैसे इससे पहले भी हमने सवाल में पढ़ा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करके यहीं पे ही रोक लें, और फिर उसके बाद वैल्यू पुट करने के बाद इसका आंसर निकाल के फिर सॉल्व करें, मैग्नीट्यूड निकालें, या डायरेक्ट यहीं से ही वैल्यू का मैग्नीट्यूड निकाल लें तो वो भी सेम आंसर आएगा।
तो इससे पिछले सवाल में हमने जो किया था उसमें हमने वैल्यू पुट अप करने के बाद मैग्नीट्यूड निकाला था। यहाँ पर इसी वैल्यू का मैग्नीट्यूड निकाल के देख लेते हैं ताकि आपको दोनों तरीके कार समझ आ जाए। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा cos t प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू सॉल्व होकर के आ जाएगी 16 साइन स्क्वायर टी प्लस 16 cos स्क्वायर टी और ये प्लस 1 आ जाएगा। और यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर बराबर हो जाएंगे 1 के, तो 16 इनमें से कॉमन निकला और ये दोनों टर्म्स 1 के बराबर हो गई। अब 16 1 से 16 और जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 16 1 से 16 और प्लस 1 करेंगे तो रूट 17 आंसर आ गया। अब ये हमारे पास r प्राइम ऑफ t का मैग्नीट्यूड आ गया, तो इस मैग्नीट्यूड को हम फर्स्ट डेरिवेटिव से डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास टेंजेंट वेक्टर आ जाएगा। मतलब कि कुछ इस तरीके की वैल्यू बनेगी, टेंजेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू -4 साइन टी आई डिवाइडेड बाय रूट 17 प्लस 4 cos टी जे डिवाइडेड बाय रूट 17 और फिर प्लस 1 ओवर रूट 17 के। अब इसके बाद सवाल में हमें बोला गया t जो है वो किसके बराबर है, π/2 के, मतलब के 90 के। तो जहां जहां t आ रहा है वो हम क्या पुट कर देंगे, t इक्वल्स टू π/2। तो यहाँ पर टेंजेंट वेक्टर हमारे पास बराबर आ जाएगा, साइन 90 बराबर होता है 1 के, तो यहाँ पर आ जाएगा -4 ओवर रूट 17i और फिर प्लस यहाँ पर cos 90 बराबर होता है 0 के, ये पूरी टर्म बराबर हो जाएगी 0j के, तो इस टर्म को मैं नहीं लिखूंगा और यहाँ पर प्लस 1 ओवर रूट 17 के आ जाएगा। यहाँ पर सेंटर वाली टर्म जो है cos 90 0 होता है, उसकी वजह से पूरी टर्म 0 हो गई, तो उस टर्म को हमने नहीं लिखा। ये हमारे पास टेंजेंट वेक्टर का आंसर आ गया। अब इसके बाद नॉर्मल वेक्टर निकालना है। नॉर्मल वेक्टर हम इस वाली इक्वेशन की मदद से निकालेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले वाले सवाल में भी पढ़ा था। नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए हम टेंजेंट वेक्टर का वो आंसर पुट करेंगे जहां पर हमने डेरिवेटिव निकाला है वैल्यू पुट करने से पहले। तो नॉर्मल वेक्टर इसकी मदद से निकलेगा। तो नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, टी प्राइम ऑफ टी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टी प्राइम ऑफ टी। तो यहां पर सबसे पहले मैं टी प्राइम ऑफ टी निकाल लेता हूं। टी प्राइम ऑफ टी, यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव cos, तो -4 ओवर रूट 17 cos टी आई और फिर यहाँ पर cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो -4 ओवर रूट 17 साइन टी जे और ये k के साथ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो वो टर्म हमारी खत्म हो जाएगी। अब इसके बाद हमने टी प्राइम ऑफ टी का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने से पहले हम इसमें क्या करते हैं, टी की जगह पर π/2 पुट कर लेते हैं, ताकि ये जो हमने 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा किए हैं ये हमें ना करने पड़े, डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुटअप करके सॉल्व कर लेते हैं। तो π/2 हमें गिवन है, तो cos 90 तो हमें पता है 0 के बराबर होगा, आई वाली टर्म पूरी 0 के बराबर आ जाएगी, माइनस और यहाँ पर आ जाएगा 4 ओवर रूट 17j। और इस वैल्यू का अब हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ये साइड में रख कर देता हूँ। अब हमने निकालना है टेंजेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फर्स्ट डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेना है हमने और 0 का स्क्वायर प्लस -4 ओवर रूट 17 का स्क्वायर आ जाएगा। और फर्दर सॉल्व करने पर क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 16 ओवर 17 आंसर आएगा, क्योंकि स्क्वायर से ये नीचे वाला रूट कैंसिल हो जाएगा। और जब वैल्यूज हम खोलेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4 ओवर रूट 17। ये हमारा आ गया मैग्नीट्यूड। अब इसके बाद हमने क्या करना है, टेंजेंट वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव जो आया है वो वैल्यू और इस मैग्नीट्यूड दोनों को हमने डिवाइड करना है।
तो यहाँ पर इस स्टेप में कर लेते हैं। नॉर्मल वेक्टर हम मालूम कर रहे हैं, टेंजेंट वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आया -4 cos ti। मैं -4 यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ, -4/√17 मैंने कॉमन निकाल लिया क्योंकि इन दोनों टर्म्स में आ रहा था, तो इसलिए -4/√17 मैंने कॉमन निकाल लिया एक ही टर्म में। तो आ जाएगा cos ti प्लस sin t j और डिवाइडेड बाय, यहाँ पर जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो आ जाएगा 4/√17। तो 4/√17 से 4/√17 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -cos ti और -sin tj। अब इसके बाद फर्दर इसको सॉल्व करना है, तो t की जगह पर हम क्या करेंगे, t की वैल्यूज को पुट कर लेंगे। तो π/2 है, तो cos 90 किसके बराबर होता है, 0 के, तो ये 0 i खत्म हो जाएगा और आ जाएगा -j, सिर्फ आंसर आ जाएगा हमारा। तो इस सवाल में हमने सीखा जब हम डेरिवेटिव निकाल लें, तो डेरिवेटिव निकालने के बाद मैग्नीट्यूड जो है, हम वही वाली वैल्यूज जो डेरिवेटिव आया उन्हीं वैल्यूज की मदद से हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। या तो आप वैल्यू पुट करके जो आंसर आए उस कांस्टेंट नंबर की मदद से भी आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, और इसी वैल्यू को डायरेक्ट पुटअप करके फिर भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। जो तरीका आपको आसान लगे उसी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिख लिया, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 इससे पहले वाले क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 11 में फर्क क्या है, अगर तो हम पिछले क्वेश्चंस की तरफ जाएं तो उसमें हमें या तो सिर्फ एक ही वेरिएबल गिवन था जो कि आई कोऑर्डिनेट्स में था, या अगर दो वेरिएबल्स भी थे तो वो सिंपल प्लस हो रहे थे। पर यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है, यहाँ पर क्या है, e⁻t cos t। अब ये भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है, और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमें पता है जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो u.b का फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ पर भी हम u.b का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसलिए इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अब सबसे पहले तो r की वैल्यू हम बना लेंगे, अपने पास एक इक्वेशन r बराबर होगा e⁻t cos ti प्लस e⁻t sin tj और प्लस e⁻t k। अब सबसे पहले मैंने टेंजेंट वेक्टर मालूम करना है, तो टेंजेंट वेक्टर का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, r' डिवाइडेड बाय r' का मैग्नीट्यूड। अब सबसे पहले r' मालूम करना है, तो r' यहाँ पर d/dt ऑफ e⁻t cos ti और फिर प्लस d/dt ऑफ e⁻t sin t ऑफ j और प्लस d/dt ऑफ e⁻t ऑफ k। अब जब इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे e⁻t cos t का, तो यहाँ पर u.b का फॉर्मूला लगेगा, जिसमें सबसे पहले हम e⁻t का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव सेम आता है, और सेकंड वाली वैल्यू सेम e⁻t cos t, और ये यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और फिर सेकंड फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर कर लेता हूँ -e⁻t sin t और होल लग जाएगा ये वाला i, जो i कोऑर्डिनेट्स है। यहाँ पर u.b का फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लिया और सेकंड फंक्शन सेम, और फिर सेकंड फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लिया और फर्स्ट फंक्शन सेम आ गया। सेम यही काम हमने यहाँ पर भी करना है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पहले डेरिवेटिव लेंगे और सेकंड वाला फंक्शन सेम, फिर प्लस, फिर सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे तो e⁻t cos t, सेकंड का डेरिवेटिव लिया cos, और फर्स्ट वाला फंक्शन e⁻t सेम आ गया, प्लस यहाँ पर जब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा एक्सपोनेंशियल पावर t। अब इसके बाद इसको और सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते, यहाँ पर ये आ गया e⁻t cos t इधर भी, और इसको भी और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। और यहाँ पर अब देख लेते हैं सवाल में हमें कोई t की वैल्यू गिवन है, अगर तो t की वैल्यू गिवन है तो फिर तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं, वरना तो इसी फंक्शन का हमने मैग्नीट्यूड निकालना होगा।
तो t की वैल्यू हमें सवाल में गिवन है, t इज इक्वल टू 0, मतलब कि t किसके बराबर है, 0 के। तो यहाँ पर t की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे, तो t इज इक्वल टू 0। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इस फंक्शन में इसका डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये बहुत लंबा सॉल्व होगा। इसका मैग्नीट्यूड में फिर स्क्वायरिंग करना, वो स्क्वायरिंग के फॉर्मूले बहुत लंबा सॉल्व होगा। तो इसलिए यहाँ पर पहले हम आसानी के लिए t की वैल्यूज पुटअप कर लेंगे, मतलब कि आंसर आ जाएगा हमारे पास e की पावर 0 cos 0 माइनस e की पावर 0 sin 0 ऑफ i प्लस e की पावर 0 sin 0 प्लस e की पावर 0 cos 0 ऑफ j और प्लस e की पावर 0 k। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। e की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के, और cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के, और यहाँ पर sin 0 किसके बराबर होता है, 0 के। तो ये टर्म 0 हो जाएगी, मतलब कि मेरे पास सिर्फ आंसर आ जाएगा 1i, जो कि हम 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ i आ जाएगा। और यहाँ पर भी ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी sin 0 की वजह से, और यहाँ पर इस टर्म का आंसर आ जाएगा 1, तो आंसर आ जाएगा प्लस j, और फिर इसके बाद इस टर्म का भी आंसर आ जाएगा 1, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा प्लस k। अब इसी के बाद यहाँ पर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड हमने लेना है r प्राइम ऑफ t का मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड में हम क्या करते हैं, तीनों के कॉन्स्टेंट्स को प्लस कर देंगे स्क्वायर करके, मतलब कि इधर 1 का स्क्वायर प्लस फिर 1 का स्क्वायर और फिर इधर भी 1 का स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा मेरे पास √3। तो नाउ मैं टेंजेंट वेक्टर की वैल्यू निकाल लेता हूँ। सो टेंजेंट वेक्टर हमारे पास बराबर आ जाएगा टी आर प्राइम ऑफ टी किसके बराबर आया है मेरा वैल्यूज पुटअप करने के बाद, i प्लस जे प्लस के के। तो मतलब i प्लस जे प्लस के और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड आया हमारा √3। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। तो सिंपली हमने क्या किया, सिंपल सॉल्व करके उसके बाद फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया वैल्यू पुटअप करने के बाद, और मैग्नीट्यूड हमने पुट कर लिया और फिर आगे टेंजेंट वेक्टर निकाल लिया। नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है हमारा नॉर्मल वेक्टर मालूम करना है, जिसका हमारे पास फार्मूला है टेंजेंट वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है और टेंजेंट वेक्टर के फर्स्ट डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो टेंजेंट वेक्टर हमारे पास क्या आया है, टेंजेंट वेक्टर का जो कंप्लीट वैल्यू आई है पहले तो वो लिख लेते हैं। ये तो हमने वैल्यू पुटअप करने के बाद निकाली है, पर जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होगा तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, ये वाली वैल्यू, और इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से। मतलब कि हमारे पास वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट वेक्टर की e की पावर t cos t माइनस e की पावर t sin t ऑफ i डिवाइडेड बाय √3, और ये फिर आ जाएगा प्लस e की पावर t sin t प्लस e की पावर t cos t ऑफ j डिवाइडेड बाय √3, और फिर प्लस यहाँ पर आ जाएगा e की पावर t डिवाइडेड बाय √3। ये हमारे पास टेंजेंट वेक्टर की वैल्यू बनेगी। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वैल्यू का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, सिर्फ एक फंक्शन था जो दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही थी। अब यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज भी मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये दोनों वैल्यूज भी मल्टीप्लाई हो रही हैं। मतलब कि सिर्फ i कोऑर्डिनेट के लिए हमने 2 मरतबा u डॉट v लगाना है और फिर j कोऑर्डिनेट के लिए हमने 2 मरतबा u डॉट v लगाना है। तो उसके बाद सॉल्व होगा। तो नॉर्मल वेक्टर भी हम इसी तरीके से u डॉट v का फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।